ब्रेकआउट सिर्फ चार्ट पैटर्न नहीं, ये अंडरलाइंग बिजनेस की स्ट्रेंथ का मिरर भी होता है। लेकिन क्या हर ब्रेकआउट के पीछे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होते हैं? आज हम ऐसे 3 स्टॉक्स पे डिस्कशन करेंगे जहां नया ब्रेकआउट तो है और उसके साथ साथ देखेंगे क्या इन स्टॉक्स के फंडामेंटल्स और ग्रोथ इस ब्रेकआउट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। क्या ये सस्टेनेबल ग्रोथ है या टेम्पररी रैली? चलिए जानते हैं। इस लिस्ट का पहला स्टॉक है एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स। स्टॉक सितंबर 24 से 1500 के पास रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन जनवरी 26 में स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ बुलिश कैंडल बनाकर डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया। ये सेटअप 1441 के नीचे इनवैलिड हो जाएगा। अब बिजनेस को समझते हैं। एमक्योर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो अलग अलग हेल्थ और ट्रीटमेंट कैटेगरीज में पेशेंट्स के लिए मेडिसिन डेवलप, मैन्युफैक्चर और मार्केट करती है। कंपनी इंडिया के साथ साथ 70 और देशों में प्रेजेंट है। एमक्योर वर्टिकली इंटीग्रेटेड मॉडल फॉलो करती है जिससे सप्लाई चेन पर बेटर कंट्रोल मिलता है और लॉन्ग टर्म कॉस्ट एफिशिएंसी स्टेबल रहती है। मार्केट पोजीशनिंग की बात करें तो एमक्योर इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट में गायनेकोलॉजी, कार्डियोलॉजी, एंटी इन्फेक्टिव्स जैसे सेगमेंट की नंबर 1 प्लेयर है। साथ ही एमक्योर इंडिया की पहली और दुनिया की तीसरी कंपनी बनी जिसने mRNA वैक्सीन के लिए इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन यानी कि EUA मिला, जहां ये वैक्सीन सेल्स को वायरस जैसा प्रोटीन बनाना सिखाती है जो बिना लाइव वायरस के इम्यूनिटी बिल्ड करता है। एमक्योर को इंडिया बिजनेस से लगभग 45% रेवेन्यू आता है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट से 55% प्लस कंट्रीब्यूशन है। क्वार्टर 2 में रेवेन्यू 13% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ। ये ग्रोथ सिर्फ एक ज्योग्राफी तक लिमिटेड नहीं थी। इंडिया बिजनेस 10.6% ग्रो हुआ, जहां गायनेकोलॉजी, कार्डियोलॉजी और सनोफी के डायबिटीज ब्रांड्स के कंट्रीब्यूशन रहे। इंटरनेशनल साइड पर भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहा, जहां यूरोप 22.7% और कनाडा से 17.5% की ग्रोथ हुई। कॉस्ट साइड पे भी एक इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट दिखाता है। ये एक्सपेंसेस 11% बढ़े जो रेवेन्यू ग्रोथ से कम रहे। इसी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 25% बढ़ा और ऑपरेटिंग मार्जिन्स में लगभग 300 बीपीएस पॉइंट्स का एक्सपेंशन देखने को मिला। बॉटम लाइन पर भी इसका इंपैक्ट आया, जहां नेट प्रॉफिट 24% ग्रो हुआ और नेट मार्जिन में लगभग 100 बीपीएस का इंप्रूवमेंट हुआ। वहीं पे कंपनी की ग्रोथ आउटलुक को अगर देखें तो मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 26 उनके 5 ईयर स्ट्रेटेजिक प्लान का पहला साल है। एक्सपेक्टेशन ये है कि कंपनी डिफरेंट मार्केट्स में इंडस्ट्री एवरेज से लगभग 2% ज्यादा ग्रोथ डिलीवर करे। गायनेकोलॉजी के साथ साथ डर्मेटोलॉजी ब्रांड एमक्यूटेक्स और कंज्यूमर वेलनेस वर्टिकल अर्थ के न्यू लॉन्चेस से ग्रोथ को डबल डिजिट जोन में शिफ्ट करने का प्लान है। प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे करंट फिस्कल में बेस मार्जिन लगभग 150 बीपीएस इंप्रूव होने की गाइडेंस है और नेक्स्ट 4 से 5 सालों में 300 से 400 बीपीएस मार्जिन एक्सपेंशन का टारगेट है। क्वार्टर 2 में एक्विजिशन के कारण नेट डेट 837 सीआर तक बढ़ी। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि कंपनी अगले 18 से 24 महीनों में डेट फ्री हो जाएगी। अब बैलेंस शीट साइड पे आते हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 से 25 के बीच एमक्योर ने डेट अग्रेसिवली रिड्यूस किया, जहां लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स गिरी। फर्स्ट हाफ में फाइनेंशियल ईयर 26 में बोरोइंग फिर बढ़ी, जो ऑपरेशनल स्ट्रेस से नहीं बल्कि जुवेंटस हेल्थ केयर लिमिटेड में माइनॉरिटी स्टेक एक्विजिशन से लिंक्ड है। वहीं पे कैश फ्लो में भी एमक्योर का CFO फाइनेंशियल ईयर 24 काफी स्ट्रॉन्ग था, जो 25 में थोड़ा मॉडरेट हुआ। फर्स्ट हाफ ऑफ 26 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो 256 सीआर रहा। ये डिप प्राइमरीली वर्किंग कैपिटल मूवमेंट की वजह से आई। रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री में ज्यादा कैश लॉक हुआ। मैनेजमेंट का कहना है कि यूरोप और कनाडा में नए प्रोडक्ट्स लॉन्चेस एक्सपेक्टेड हैं। सेकंड हाफ में सेल ज्यादा रहने की उम्मीद पर इन्वेंट्री बढ़ाई गई, जो अगले 6 महीनों में नॉर्मल हो जाएगी। इसका इंपैक्ट CFO बाय पैट रेशियो में भी दिखता है। फाइनेंशियल ईयर 24 में रेशियो 2.1x था, जो फाइनेंशियल ईयर 25 में 1.2x और फर्स्ट हाफ में ऑफ दिस ईयर 0.5x तक आ गया। मतलब शॉर्ट टर्म में कैश कन्वर्जन प्रेशर में रही। वहीं पे रिस्क देखें तो इन्वेंट्री ग्रोथ सेल्स ग्रोथ से ज्यादा रही, जिसकी वजह से फर्स्ट हाफ में CFO पर स्ट्रेस दिखा। वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से एमक्योर लगभग 37x PE, जो सेक्टर मीडियन और कुछ पेयर्स के कंपैरिजन में हायर दिखता है। वहीं पे PEG लगभग 33x है, काफी एलिवेटेड है। कंपनी ग्रोथ स्लो रही है। अगर सेकेंड हाफ में ग्रोथ डिलीवर नहीं हुई तो वर्किंग कैपिटल, लिक्विडिटी और वैल्यूएशन पे प्रेशर और बढ़ सकता है। साथ ही प्रोमोटर डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन कंपनीज एक्ट के 5 और 10% लिमिट से ज्यादा रहा। ये एक मॉनिटरेबल गवर्नेंस ट्रेंड है जिसे इन्वेस्टर्स को आगे भी ध्यान में रखना चाहिए। हमारा दूसरा स्टॉक है फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज। स्टॉक दिसंबर 23 में IPO के बाद से लगातार प्रेशर में रहा, लेकिन अप्रैल 25 में रिवर्सल देखने को मिला। उसके बाद स्टॉक ने ऑल टाइम हाई को टेस्ट किया और अब जनवरी 26 में हाई वॉल्यूम्स के साथ डिसाइसिव ब्रेकआउट दे चुका है। ये सेटअप 143 के नीचे इनवैलिड हो जाएगा। अब बिजनेस को देखते हैं। फेड बैंक फाइनेंशियल एक रिटेल
फोकस्ड एनबीएफसी है जो फेडरल बैंक के थ्रू मेजॉरिटी ओन्ड है। कंपनी का फोकस एमएसएमई सेगमेंट पे है और ये अपना बिजनेस ट्विन इंजन स्ट्रैटेजी पे चलाती है। इस स्ट्रैटेजी के दो कोर पिलर्स हैं, गोल्ड लोन्स और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी यानी कि LAP। Q2 तक गोल्ड लोन्स टोटल AUM का 41.7% कंट्रीब्यूट कर रहे थे। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कंपनी के पास 699 ब्रांचेस हैं जो 17 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में फैले हुए हैं। अब की ऑपरेटिंग मैट्रिक्स पे चलते हैं। Q2 में टोटल AUM 16,136 CR रहा जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये 13.5% ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ 2.8% रही। और ग्रॉस NPA यानी कि बैंक के टोटल बैड लोन्स जिनमें रीपेमेंट 90 दिन से ज्यादा डिले हो जाता है Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 में 1.9% रहे जो कि ईयर ऑन ईयर में 3 BPS की बढ़ोतरी लगभग फ्लैट और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2% से इंप्रूव हुई। अब नेट NPA यानी कि कितना लोन डिफॉल्ट हुआ 1.3% पर आ गया जो ईयर ऑन ईयर 16 BPS इंप्रूवमेंट है। अब क्वार्टरली PNL पर नजर डालते हैं। Q2 में नेट इंटरेस्ट इनकम 18% ग्रो हुई। इस ग्रोथ को बिजनेस के दोनों सेगमेंट्स ने सपोर्ट किया। गोल्ड लोन AUM 36.4% बढ़कर 6,731 CR हो गया जबकि मॉर्गेज AUM 22.6% ग्रो होके 8,796 CR पहुंच गया। कॉस्ट साइड पे देखें तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 183 CR रहे जो पिछले साल से लगभग 3% ज्यादा थे। ये ग्रोथ नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ से काफी कम रही जिसकी वजह से ऑपरेटिंग लेवरेज मिला और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ। साथ ही क्रेडिट कॉस्ट 40 करोड़ से घटकर लगभग 31.5 करोड़ रह गई जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट बॉटम लाइन पे पड़ा और नेट प्रॉफिट अराउंड 24% ग्रो हुआ। अब ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करते हैं। कंपनी 100 से 150 नए गोल्ड लोन ब्रांचेस खोलने का प्लान कर रही है। Q2 में ही 57 ब्रांचेस ऐड हो चुकी हैं और सेकेंड हाफ में लगभग 90 और ब्रांचेस खुलने की एक्सपेक्टेशन है। ग्रोथ गाइडेंस के हिसाब से गोल्ड लोन बुक में लगभग 25% ग्रोथ टारगेट किया गया है। साथ ही क्रेडिट कॉस्ट फाइनेंशियल ईयर 26 में लगभग 1% के आसपास रेंज बाउंड रहने की गाइडेंस दी गई है जबकि फाइनेंशियल ईयर 25 में ये 1.8% थी। वहीं पे कंपनी का की रिस्क देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक मॉनिटरेबल ट्रेंड दिखता है। प्रोमोटर होल्डिंग 61.6% से धीरे धीरे 60.9% तक आ गई है। ये कोई शार्प डाइल्यूशन नहीं है लेकिन लगातार मार्जिनल डिक्लाइन जरूर दिखाता है जिसे इन्वेस्टर्स को आगे चलकर ट्रैक करते रहना चाहिए। वैल्यूएशन के एंगल से देखें तो PEG लगभग 0.6x है जो काफी बड़े NBFC पेयर्स के कंपैरिजन में लोअर है और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस को रिफ्लेक्ट करता है। साथ ही प्राइस टू बुक लगभग 2.1x भी सेक्टर के काफी पेयर्स के मुकाबले रिलेटिवली कम है। लेकिन रीसेंट क्वार्टर्स में सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों स्लो हुए हैं। क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ डेटा देखें तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ लगभग 30% लेवल से गिरकर सिंगल डिजिट जोन में आ चुकी है। अगर ये स्लो डाउन आगे भी कंटिन्यू होता है तो वैल्यूएशन पे प्रेशर आ सकता है। हमारा तीसरा स्टॉक है टाटा स्टील लिमिटेड। स्टॉक ने जून 24 में 184 का ऑल टाइम हाई बनाया जिसके बाद हेल्दी करेक्शन आया। नवंबर 25 में ब्रेकआउट का अटेम्प्ट हुआ और अब जनवरी 26 में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला। ये सेटअप 177 के नीचे इनवैलिड हो जाएगा। वैल्यूएशन के एंगल से कंपनी 12.6x EV बाय EBITDA पे ट्रेड कर रही है जो JSW स्टील और जिंदल स्टेनलेस जैसे प्रीमियम पेयर्स के कंपैरिजन में लोअर है। वहीं लगभग 2.6x प्राइस टू बुक पर टाटा स्टील ब्रॉडली पेयर्स के आसपास ही है। हाँ, एक डिफरेंस ये है कि कंपनी का लेवरेज थोड़ा ज्यादा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में टाटा स्टील का डेट प्रोफाइल आगे चलकर एक की मॉनिटरेबल ट्रेंड रहेगा, खासकर स्टील साइकिल के अप्स एंड डाउन्स के साथ। इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट की बात करें तो सितंबर 25 में TIIs ने होल्डिंग 2% से ज्यादा इंक्रीज की है। इसमें कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं जैसे कि SBI Nifty 50 ETF, HDFC फ्लेक्सी कैप और ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू फंड। अब बिजनेस को देखते हैं। टाटा स्टील एक फुल्ली इंटीग्रेटेड स्टील प्लेयर है जहां रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश स्टील तक पूरा प्रोसेस कंपनी खुद हैंडल करती है। कंपनी के ऑपरेशंस इंडिया के साथ साथ नेदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम, थाईलैंड जैसे मल्टीपल ज्योग्राफीज में स्प्रेड है। फाइनेंशियल ईयर 25 के एंड तक टाटा स्टील की कंसोलिडेटेड क्रूड स्टील कैपेसिटी 35 MTPA रही। प्रोडक्ट मिक्स काफी ब्रॉड है। कंपनी हॉट रोल्ड, कोल्ड रोल्ड और कोटेड स्टील के साथ साथ रीबार्स, वायर रॉड्स, ट्यूब्स, वायर्स और एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट जैसे फिनिश प्रोडक्ट्स भी बनाती है। अब रीसेंट क्वार्टरली परफॉर्मेंस पे आते हैं।
Q2 में रेवेन्यू लगभग 9% ग्रो हुआ। ये ग्रोथ मेनली इंडिया और नेदरलैंड्स में हाई स्टील डिलीवरीज की वजह से आई, जहां वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग रहे। इसी पीरियड में एक्सपेंसेस कम रहे, जिसका सबसे बड़ा रीजन मटेरियल कॉस्ट एफिशिएंसी थी। मटेरियल कॉस्ट 44.42% से घटकर 41.62% आ गया। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस पे दिखा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 45% ईयर ऑन ईयर बढ़ा और ऑपरेटिंग मार्जिन में 400 BPS का इंप्रूवमेंट आया। कॉस्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में लगातार प्रोग्रेस ने इस ट्रेंड को और सपोर्ट किया। बॉटम लाइन पे नजर डालें तो अदर इनकम 100% से ज्यादा गिरने के बावजूद इंटरेस्ट कॉस्ट में 10% की कमी और टैक्स में लगभग 4000 BPS रिडक्शन ने नेट प्रॉफिट को स्ट्रॉन्ग बूस्ट दिया। इसका रिजल्ट ये रहा कि Q2 में नेट प्रॉफिट 319% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ और प्रॉफिट मार्जिन्स भी लगभग 400 BPS इंप्रूव हुए। अब ग्रोथ आउटलुक पे आते हैं। मैनेजमेंट का फोकस डोमेस्टिक कैपेसिटी को करंट लेवल से 40 MTPA और आगे चलकर 45 MTPA तक बढ़ाने का है, लार्जली एग्जिस्टिंग साइट्स पे। कलिंगनगर में फेज 2 रैंप अप चल रहा है, जहां फाइनेंशियल ईयर 26 के एंड तक 8 MTPA एग्जिट एक्सपेक्टेड है और नीलाचल इस्पात निगम में कैपेसिटी को लगभग 1 MTPA से लगभग 6 MTPA तक बढ़ाने का प्लान है और लॉन्ग टर्म में 10 MTPA का पोटेंशियल है। अब कैश फ्लो साइड पे आते हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 में टाटा स्टील का कैश फ्रॉम ऑपरेशंस 20,301 CR रहा, जो फाइनेंशियल ईयर 25 में बढ़कर 23,512 CR हो गया। फर्स्ट हाफ में CFO 13,074 करोड़ रहा। ये इंप्रूवमेंट इन्वेंट्री कंट्रोल से आई, जहां कैश लॉक इन लगातार कम हो। CFO बाय पैट रेशियो फाइनेंशियल ईयर 25 में 7.4 तक इंप्रूव हुआ और फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर में 2.5 रहा, जो स्ट्रॉन्गर कैश बैक्ड अर्निंग्स को रिफ्लेक्ट करता है। वहीं पे कंपनी के की रिस्क देखें तो स्टील इंडस्ट्री इनहेरेंटली साइक्लिकल होती है, जहां डिमांड और प्राइसेस इकोनॉमी के अप्स एंड डाउन्स के साथ मूव करते हैं एंड इसका इम्पैक्ट हम रिसेंट ईयर में भी देख सकते हैं, जहां सेल्स ग्रोथ नेगेटिव रही, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ा। हाई कैपिटल इंटेंसिटी के कारण डेट टू एबिटा रिस्क इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट से डेट चुकाने में कितनी कंफर्टेबल है, जो रिसेंट पीरियड में टाटा स्टील के लिए लगभग 4x के आसपास रहा, जबकि रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं रही। ये लेवरेज और कैश फ्लो के लिए एक रिस्क फैक्टर हो सकता है, जिससे इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये था हमारा क्विक वॉक थ्रू इन 3 कंपनीज का। आपको इन तीनों बिजनेसेस में सबसे ज्यादा क्या इंटरेस्टिंग लगा? टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स या फिर ग्रोथ आउटलुक? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड यस, ये वीडियो किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। अपनी खुद की रिसर्च जरूर खुद करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.